हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डार्क रिएक्शन के बारे में, यानी कि वो रिएक्शन जो कि लाइट पर डिपेंड ना करता हो, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वो लाइट पर डिपेंड नहीं करता है तो वो डार्क टाइम के अंदर किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने लाइट रिएक्शन को, जो कि लाइट पर डिपेंड कर रहा था होने के लिए, उसको हमने डिस्कस किया था। अब ऐसा रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो कि लाइट पे डिपेंड नहीं करता होगा, क्योंकि वो डार्क टाइम पे हो रहा होगा। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा लेंदी था हमारे पास लाइट रिएक्शन, लेकिन डार्क रिएक्शन बहुत ही आसान है। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। तो अभी मैं आपको इसको कवर करवा देती हूँ, इसको रिमूव करके। तो दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, यानी कि लाइट के थ्रू जितनी भी एनर्जी हमें मिलती है फोटोसिंथेसिस के इस फेज़ के अंदर, हमें वो रिक्वायर्ड नहीं होगी, बट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन डे साइमल्टेनियसली विद द लाइट रिएक्शन। मगर ये क्या हो रहा होगा इन डे, यानी कि दिन में भी, साइमल्टेनियसली विद द लाइट रिएक्शन, बिल्कुल लाइट रिएक्शन के साथ ही ये भी हो रहा होगा। द ATP एंड NADPH2 synthesized during the light reaction are dissolved in stroma there। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास लाइट रिएक्शन हुआ था उसके अंदर हमने दो प्रोडक्ट तैयार की थी। एक ATP बन रही थी हमारे पास, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था। दूसरा NADPH2 बन रहा था। ठीक है, NADPH2 बन रहा था हमारे पास। ठीक है, ऐसा ही था। अब ये जो दोनों चीज़ें हमने बनाई थी ना, ATP एंड NADPH2, ये दोनों हमने क्या करनी है, डिज़ोल्व करवानी है। कहाँ पर? स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, स्ट्रोमा हमारे पास क्या था, फ्लूइड की तरह हमारे पास सॉल्यूशन था, जो कि थोड़ा सा जेली टाइप भी था। ठीक है, सो they provide energy to power the synthesis of glucose from carbon dioxide and water। तो हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, तब जाके ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में उड़ जाती है, और ग्लूकोज जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, एक प्रोडक्ट होती है जो कि प्लांट अपने पास संभाल के रखता है, और ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है, यानी कि इससे हम एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं अगर ये हम लेते हैं तो। ठीक है, तो अब मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ। तो हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन के अंदर हमने दो प्रोडक्ट्स बनाई थी, एक ATP, एक NADPH2, जो कि लाइट रिएक्शन के दौरान हमने बनाई थी। इनको हम डिज़ोल्व करवाएंगे स्ट्रोमा में। फिर जब हम इनको डिज़ोल्व करवा देंगे स्टोमा के अंदर, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में से प्रोड्यूस करेंगे हमारे पास ग्लूकोज को। ठीक है, और क्या हो जाएगा, दिस फेज अकर्स इंडिपेंडेंटली विदाउट लाइट एज लॉन्ग एज ATP एंड NADPH2 आर अवेलेबल। तो जब तक ATP एंड NADPH2 क्या होंगी, बनी हुई होंगी हमारे पास। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से, यानी कि इनको यूज़ करते हुए क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में से हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करवाते जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होगा, और ये जितना भी सारा प्रोसेस होगा ये लाइट पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का वो हिस्सा है जो कि लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। जब तक ATP और NADPH2 मौजूद होगा तब तक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज़ करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि विदाउट लाइट एज लॉन्ग एज ATP आर अवेलेबल। ठीक है, सो दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस साइक्लिक प्रोसेस। ये फेज़ क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। इससे पहले वाला जो प्रोसेस था, यानी कि जो ATP जो कि बनी थी हमारे पास, और NADPH2 हमारे पास जो बनी थी, ये हमारे पास क्या थे, नॉन साइक्लिक प्रोसेस का पार्ट थे, NADPH2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स का बनना था, ये लाइट रिएक्शन का हिस्सा था। लाइट की मौजूदगी में इन दोनों की फॉर्मेशन हो रही थी, और ये दोनों ही क्या थे, हमारे पास नॉन साइक्लिक फेज़ में आ रहे थे, यानी कि फोटोसिंथेसिस के उस हिस्से में आ रहे थे जो कि क्या था, नॉन साइक्लिक था। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का डिफरेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। ठीक है,
सो आई होप वो क्लियर होगा आप लोगों का। फिर हमने इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स को जो कि लाइट रिएक्शन के अंदर हमने बनाई थी, इनको यूज़ करते हुए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में से ग्लूकोज बनाया, जो कि हमारे पास क्या था, साइक्लिक प्रोसेस था और वो लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर आ रहा था। ठीक है, सो इसको रिमूव कर देती हूँ। आई होप आप लोगों का लास्ट वाला लेक्चर और अब वाला जो लेक्चर है वो दोनों ही अब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो इट अकर्स इन सेट ऑफ रिएक्शंस ऑल्सो कॉल्ड कैल्विन बेंसन साइकिल ड्यू टू इट्स डिस्कवर और द C3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स फॉर्मिंग इनिशियली साइकिल। तो हमारे पास एक साइकिल होती है जिसे कहा जाता है कैल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्लूकोज इसमें बन रहा होता है, यानी कि इस ATP को, इस NADPH2 को यूज़ करते हुए एक साइक्लिक फेज से गुजारते हुए, यानी कि जो चीज़ जहाँ से शुरू हुई वहीं आकर ख़त्म हुई, वहीं ऐसे प्रोसेस से गुजारते हुए हमने क्या करना है, एक फ़ेज़ तैयार करना, यानी कि हमने ग्लूकोज को तैयार करना है। और ये जो सारा फेज़ होगा हमारे पास, इसको हम कैल्विन बेंसन साइकिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैल्विन बेंसन नाम था साइंटिस्ट का जिसने इस साइकिल को डिस्कवर किया था। ठीक है, और इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहली प्रोडक्ट बन रही होती है इस साइकिल के अंदर, वो हमारे पास 3 कार्बन वाली होती है। तो C3 साइकिल को कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, यानी कि ये जो कैल्विन बेंसन साइकिल है, इसको होने के लिए, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, इसको होने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है जो कि एयर से मिल जाती है। ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है वो हमारे पास क्या होती है, आ जाती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग शुगर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ करेंगे जिससे हमने क्या करना है, शुगर बनानी है। शुगर यानी कि पेंटोस शुगर, मतलब कि 5 कार्बन वाली शुगर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह से एंजाइम्स टू कैटेलाइज ऑल द रिएक्शंस, तो जितने भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमारे रिएक्शंस हो रहे होंगे, काफ़ी सारे होंगे, एक चीज़ से दूसरी बनेगी, दूसरी से तीसरी बनेगी, तीसरी से चौथी बनेगी, फिर चौथी से पाँचवीं और पाँचवीं से फिर वही पहली चीज़ बन जाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा फेज़ चल रहा होगा, ये एक साइक्लिक फेज़ के अंदर चल रहा होगा और इन सारे के सारे रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हमें एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो एनर्जी फ्रॉम ATP एंड NADPH2, जो कि हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से हमने जो ATP एंड NADPH2 बनाया था उससे जो एनर्जी मिलेगी वो भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो कंप्लीट कैल्विन बेंसन साइकिल होती है वो आपकी इस बुक में लिखी हुई नहीं है, बट जो पुराना सिंटेक्स बुक है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11, उसके अंदर ये कंप्लीट लिखी गई है कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शंस में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और इनकी जो कंप्लीट साइकिल है वो भी लिखी हुई है और वाज़िया तौर पे बताया हुआ है कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, किस तरह से वो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फेजेस के अंदर डिवाइड हुआ है, किस तरह से हम जो लाइट की मौजूदगी में ATP और NADPH2 को बना रहे हैं और फिर लाइट की ना मौजूदगी में हम क्या कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हुए ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स यूज़ करते हुए एक साइक्लिक प्रोसेस से गुजारते हुए, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, पेंटोस शुगर हमारे पास रिक्वायर्ड है, यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर। ठीक है, इसी तरह से एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं और जो हमने लाइट रिएक्शन के अंदर ATP एंड NADPH2 तैयार किए थे वो चीज़ें रिक्वायर्ड है, उनको यूज़ करते हुए हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाएंगे। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है डार्क रिएक्शन का। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया वो था लाइट रिएक्शन का। कंबाइनली ये हमारे पास क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस का पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से भी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ये जो हमारे पास एक्टिविटी है फोटोसिंथेसिस की, ये वाली। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लिमिटिंग फैक्टर को, 7.2.3 लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, सो द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस डिपेंडेंट ऑन सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट आर कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर। तो हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनकी जो रफ्तार होती है वो क्या हो रही होती है, डिपेंड कर रही होती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो उन फैक्टर्स जो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना रफ्तार, जैसे हमने एंजाइम्स में डिस्कस किया था कि एंजाइम्स को कैटेलाइज करवाना हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, pH पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को, रफ्तार को इंक्रीज़ करवाना या डिक्रीज़ करवाना, मतलब कि वो क्या कर रहे होते हैं, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड
कर रहे होते हैं जो कि उसकी रफ्तार को बढ़ाने या कम करने में असरअंदाज हो रहे होते हैं। जैसे कि एट लो इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस, जब इंटेंसिटी लाइट की कम होगी तो एट लो लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट बहुत कम होगी यानी इतनी तेज़ बाहर सूरज की रोशनी नहीं होगी, कम होगी सूरज की रोशनी, तो क्या होगा, जो रेट होगा हमारे पास किस चीज़ का, फोटोसिंथेसिस का, वो ज़्यादा होगा। लेकिन जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, द रेट बिकम्स कांस्टेंट, यानी कि जैसे बढ़ती जाती है धूप, आपको पता है सुबह में कम धूप होती है फिर बढ़ती जाती है और एक टाइम आता है कि 12-1 बजे बहुत बहुत हद तक तेज़ धूप हो जाती है। तो ऐसा नहीं हो रहा था कि धूप बढ़ती जा रही है तो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी इन्हेंस होता जाएगा या इंक्रीज़ होता जाएगा, वो एक हद तक बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। सो लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन, टेम्परेचर, ये हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस का उसके एक्शन को, उसके रिज़ल्ट को क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर होता ही वो है कि वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की जो काम करने की एबिलिटी है वो लिमिट में हो जाए, उसको एक हद मिल जाए। ठीक है, सो ये नीचे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको शो किया गया है कि ये किस तरीके से हो रहा है। तो ये हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके समझाती हूँ। ये हो गया हमारे पास थोड़ा सा जूम, ठीक है, और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग में ये क्या हो रहा है, हमने जैसे जैसे टेम्परेचर हमने क्या किया है, इंक्रीज़ किया, ये क्या है, इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। तो मतलब इस तरफ जितना भी ग्राफ ऐसे करके मूव करेगा हमारा, वो क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते जाएंगे हम, उसको शो करेगा। फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जितना जितना ऊपर जाते जाएंगे तो वो शो करेगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास से अगर 20 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो हमारे पास एक ग्राफ एक ग्रीन वाला शो कर रहा है कि वो इतना ही बढ़ा है, यानी इतना ही बढ़ सका है, और उसके बाद एक हद पे आके वो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। रेड वाला भी यही शो कर रहा है कि वो उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है लेकिन एक हद पे आने के बाद वो भी कांस्टेंट हो गया है, और सी भी यही शो कर रहा है कि वो यहाँ तक इंक्रीज़ हुआ है और उसके बाद आके उसने क्या किया है, कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इनको रिमूव कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि टेम्परेचर को हमने किस तरह से इंक्रीज़ किया है। हमने क्या किया है, 20 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया है और इतनी हमने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड लिए। ठीक है, फिर इतनी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है और इतना टेम्परेचर है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो गई, कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो गई। फिर जब हमने और टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है तो फिर कंसनट्रेशन बढ़ी नहीं है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो सी वाला है उसके अंदर 0.15% कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन आ रही है हमारे पास, और यानी कि यूटिलाइज़ हो रही है, और बी के अंदर 0.16% और जो सबसे नीचे वाला है उसमें 0.05%। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा ग्राफ था, इसको बारे में भी शायद आगे लिखा हुआ है। सो ए जो हमारे पास है एट पॉइंट जेड ऑन ग्राफ द लाइट इंटेंसिटी इज़ लिमिटिंग फैक्टर। तो ये जो हमारे पास जेड वाला जो फैक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है, ये बता रहा है इसकी लिमिट को। ठीक है, जो पॉइंट जेड है हमारे पास ग्राफ के ऊपर, वो क्या शो कर रहा है, लाइट इंटेंसिटी की लिमिट को शो कर रहा है कि ये यहाँ पर इसकी लिमिट है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। बी पॉइंट ये है कि इफ़ लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है टू ब्राइट लाइट एंड मॉडरेट टेम्परेचर, जैसे जैसे लाइट की मतलब इंक्रीज़ होती जा रही है उसकी इंटेंसिटी, टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, मॉडरेट कर रहे हैं। ठीक है, द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द इन एयर बिकम्स लाइट लिमिटिंग फैक्टर। तो हमारे पास क्या है, इफ़ लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज टू ब्राइट लाइट, अगर लाइट की इंटेंसिटी ब्राइट लाइट की तरफ इंक्रीज़ हो जाती है तो, ठीक है, एंड मॉडरेट टेम्परेचर द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर बिकम्स लिमिटिंग फैक्टर। तो टेम्परेचर हमने मॉडरेट रखा हुआ है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन होगी एयर के अंदर वो क्या हो जाएगी, उसका लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगी। सो इट इज़ क्लियरली ऑब्जर्व दैट द सेम प्लांट इफ़ यू पुट इनटू एयर कंटेनिंग हाई कार्बन डाइऑक्साइड देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स हाई। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा ग्राफ की हेल्प से कि अगर सेम प्लांट को आप रखते हो एयर के अंदर जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा है, तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा।
ठीक है। फोटोसिंथेसिस का रेट ये हमारे पास जैसे जैसे जो ग्राफ सबसे ऊपर उसका रेट सबसे ज़्यादा, ठीक है। सो इफ़ देयर इज़ हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी लाइट की सबसे ज़्यादा है तो हाई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। और जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। बट द टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी हाई, अदरवाइज एंजाइम्स बिकम्स डीनेचर, ठीक है। तो लेकिन टेम्परेचर इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि एंजाइम्स क्या हो जाए, अपना काम ही ना कर सकें और हमारे पास क्या हो जाए, ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो ही ना सके, क्योंकि केल्विन बेंसन साइकिल के लिए हमारे पास एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। और हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, अगर एक्सेस में अगर टेम्परेचर चला जाता है तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, अपना काम नहीं परफॉर्म कर पाते ठीक से। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर मेन टॉपिक हमारा डार्क रिएक्शन था, उसको मैंने ज़्यादा थोड़ा डीप में समझाने की आपको कोशिश की। लिमिटिंग फैक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, दिस इज़ अ सब टॉपिक, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, अपने कम से कम 3 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। अभी आपने बुक से इस टॉपिक को रिवाइज करना है ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एक्टिविटी को चेक करेंगे, रीड करके देखेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ के बारे में जिक्र है, एंड उसके बाद हम रेस्पिरेशन एंड एक दो लेक्चर और आएंगे, एंड देन हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को मैं ये बात बताती चलूँ कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम 7 चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। फर्स्ट ईयर इंटर एंट्री टेस्ट कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट 400 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड अल्लाह हाफिज़।